नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज लाते हैं हम, ताकि आपकी हेल्प कर सकें, मदद कर सकें आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। अगर आपके पास कोई भी सवाल है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड, आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड, आपकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, तो आप इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने क्वेश्चन हम तक पहुंचा सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। ईमेल है yourmoney@nw18.com। हमारी व्हाट्सएप नंबर 7045220000। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है और आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। और साथ ही आप अपनी जो ये शो है ये लाइव भी देख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये रहा इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका। मनी फ्रंट के को-फाउंडर और CEO मोहित गांग हमारे साथ मौजूद हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। सवालों को शामिल करेंगे, लेकिन मोहित से पहले समझते हैं कि हमें अपने बजट, घर का बजट कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि बजट नज़दीक है। वित्त मंत्री देश का बजट बनाती हैं, तो हर किसी की जिम्मेदारी है कि जब आप अपने घर का बजट बनाएं तो किन बातों का ख्याल रखें ताकि आप अपने खर्चों के साथ साथ अपनी सेविंग्स को भी मेंटेन कर सकें। तो वो कौन सी कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जिनके ज़रिए आप टाइट बजट पर होने के बावजूद भी पैसे सेव कर सकते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद और कुछ पहलुओं पर भी करेंगे चर्चा। तो मोहित, गुड इवनिंग। बताइए पहले तो कौन सी वो खास टिप्स हैं जिनके ज़रिए पैसा सेव किया जा सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी। तो देखिए, बजट चाहे घर का हो या देश का, उसे संभालना बहुत ही आवश्यक है। अगर वो बजट बेकाबू हो जाए या फिर क्या बोलते हैं कि खर्चे आमदनी से ज़्यादा हो जाए तो हमेशा दिक्कत आती ही आती है, राइट? तो देखिए, जहाँ तक घर के बजट की बात है या फिर फाइनेंशियल बजट की मैं बात करूँगा ब्रॉडली, तो उसके कुछ बेसिक नियम होते हैं, कुछ बेसिक कायदे होते हैं और मैं वही आपके माध्यम से सबके सामने रखना चाहूँगा। तो जो सबसे पहला मंत्र है दीपाली जी, वो ये बहुत ही आसान सा मंत्र है कि जो आपका फॉर्मूला होना चाहिए लाइफ में, वो ये होना चाहिए कि इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। अक्सर देखने में ये आया है कि हमारे जो घरेलू खर्चे होते हैं, जो हमारा घरेलू बजट होता है, उसमें हम सभी का फॉर्मूला जो होता है वो अपने आप से एक ढर्रे में बन जाता है और वो फॉर्मूला बन जाता है इनकम माइनस एक्सपेंसेस। यानी आय में से हम खर्चे पहले खत्म करते हैं और फिर कुछ बच गया तो उसे हम निवेश करते हैं। इस फॉर्मूले को चेंज कर दीजिए, इसे इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट्स कर दीजिए और जो बचा उसमें से आप अपना खर्चा चलाइए। तो इन्वेस्टमेंट्स की राशि को फिक्स कर दीजिए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो आपका निवेश है, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी आप इसकी शुरुआत कर सकें, वो करना बहुत आवश्यक है। चाहे आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, चाहे आपका पहला जॉब हो, आप जितनी जल्दी जितनी धनराशि बचा सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। अर्ली स्टार्ट इज़ द बिगेस्ट फाउंडेशन ऑफ वेल्थ क्रिएशन। तो आप जितना जल्दी शुरुआत करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप धन संचय कर पाएँगे। तीसरी बात, जो आपका प्रपोर्शन होता है बजट का, उसका एक ब्रॉड थंब रूल होता है 50-30-20। यानी आपकी जो आय है उसका 50% तक आप अपने EMIs में, ज़रूरती खर्चों में, आपके खाने पीने के सामान में, आपके घर के रेंट में ये आप लगा सकते हैं। 30% आपका डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस हो जाता है, जैसे आपका ट्रैवल हो गया, कुछ रेस्टोरेंट हो गया, कुछ एंटरटेनमेंट के खर्चे हो गए या कुछ ऐसी चीजें जो आप बहुत ही जरूरती नहीं है बट फिर भी आप उन्हें लेना चाहते हैं अपनी सुलभ जिंदगी के लिए। और जो 20% है वो एक रूल के हिसाब से आपको निवेश करना ही करना है। तो 20% अगर आप हर महीने बचाकर अपने लिए निवेश कर रहे हैं तो आप जरूर से जरूर एक अच्छी धनराशि इकट्ठी कर पाएंगे। और देखना यह है कि आपको ये फॉर्मूला धीरे धीरे बढ़ाना है, यानी 20% को बढ़ा के 50 की तरफ ले जाना और 50 को कम करके 20 की तरफ लेके आना है जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है। चौथा रूल, आपको हमेशा हाई कॉस्ट डेट से बचना है। यानी लोन वो ही लीजिए जो कि बहुत ही आवश्यक हो, जो किसी कैपिटल क्या बोलते हैं एसेट को बनाने में कारगर हो। यानी आपको घर खरीदना है तब आप लोन लीजिए। और लोन की जो दर होती है दीपाली जी, वो 8 से 9% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जो 12, 15, 18% वाले लोन हैं उनसे बचिए। जितने भी हाई कॉस्ट लोन हैं उन्हें सबसे पहले पे ऑफ करके उन्हें खत्म करिए। पांचवी, अपने जो वित्तीय गोल हैं, जो आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं और जो आवश्यकता है, उन्हें लिख लीजिए, उनका एक नोट बना लीजिए और उनके हिसाब से आप अपना प्लान बनाइए, उनके हिसाब से आप अपना सेविंग्स करिए, उनके हिसाब से आप अपने खर्चे प्लान करिए। सब कुछ उनके अराउंड आपको करना है, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो, बच्चों की शादी हो या आपका रिटायरमेंट का गोल हो। इन्हें लिखना और इनके हिसाब से प्लानिंग करना बहुत आवश्यक है।
छठी बात, ज़रूरतों को थोड़ा कम करिए। आप अपनी आय के हिसाब से आय को थोड़ा-सा समेट कर चलिए। जैसे हिंदी में एक कहावत है कि जितनी चादर हो उतने ही पाँव पसारिए। तो अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर उन्हें थोड़ा कम कर कर कहीं न कहीं आपको बचत की जो बात है उसे बढ़ानी होगी। और 7वीं बात, आपको ओके। किसी अच्छे फ़ाइनेंशियल सलाहकार से बात करनी है, उसका सहारा लेना है ताकि आपकी फ़ाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से हो पाए और एक एडवाइज़र की आपको बहुत आवश्यकता है। इसके अलावा आपको रिस्की प्रोडक्ट से बचना है, जो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स प्रॉमिस करते हैं, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, उनसे दूर रहना है और आपको लगातार अपने नॉलेज पे काम करना है, पढ़ते रहना है, सोच समझ कर निवेश करना है और लास्ट चीज़ अपने एसेट एलोकेशन का ध्यान रखना है हमेशा। अच्छा, एक चीज और मोहित, आगे हम क्वेरीज की तरफ बढ़े उससे पहले, जिस तरीके का माहौल मार्केट में देखने को मिल रहा है, आई एम श्योर बहुत सारी क्वेरीज आपके पास भी आती होंगी और एक एप्रीहेंशन इन्वेस्टर के मन में हो जाता है कि अभी पैसा तो नहीं लगाना है, अभी रुक जाए क्या, अभी एसआईपीज रुक दे क्या, या फिर जो पैसे लगाए हुए हैं उनको विड्रॉ कर लें क्या। तो ये कुछ काफी बार कई इन्वेस्टर्स के मन में एक पैनिक जैसी सिचुएशन हो जाती है। उस स्थिति में क्या करना चाहिए और क्या सजेशंस आपकी तरफ से? जी, देखिए मार्केट है, मार्केट में उतार-चढ़ाव, गिरना-बढ़ना ये लगा ही रहता है। अगर किसी को ये लग रहा था कि ये एक तरफ़ा रहेगा और हमेशा आपके रिटर्न सुनहरे दिखते रहेंगे, बनते रहेंगे, तो वही जो गलत अवधारणा-सी बन गई थी पिछले 1-2 साल में मार्केट में, एक तरह से वो अवधारणा यहाँ पर टूट-सी रही है, राइट? पर आपको करना क्या है? जैसा मैंने आखिरी पॉइंट में भी बोला अपने फ़ाइनेंशियल 10 पॉइंट्स के अंदर में कि अपने एसेट एलोकेशन का ध्यान रखना है। जो आपने एलोकेशन इक्विटी के लिए किया है, अगर मार्केट में मान लीजिए आपने 50% पैसा इक्विटी में लगा रखा है, 50% पैसा आपने डेट में लगा रखा है और मार्केट के गिरने से वो जो इक्विटी का एलोकेशन था वो 50 से कम होकर 40 या 35 पर आ गया है, तब आवश्यकता है कि आप उसे फिर से धीरे-धीरे कर 50 पर लेके जाएँ। यानी ग्रेजुअल तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाइए, डर कर उस जो बचे हुए 35 या 40 रुपए हैं उसे रिडीम मत कर लीजिए। यहाँ पर आप लॉस लेकर रिडीम कर मार्केट से पल्ला नहीं झाड़ सकते, उससे दूर नहीं जा सकते। आपको इन वोलेटाइल समय में मार्केट में डटे रहना है और एसआईपी या एसटीपी के ज़रिए अपने निवेश को आगे बढ़ाना है, तभी जाकर एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन हो पाएगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं व्यूअर्स से। रमाकांत पहले व्यूअर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। रमाकांत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम नमस्कार। नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। मैडम मैंने अभी 1 साल पहले ही एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट चालू किया है। तो मेरा मंथली एसआईपी मैडम 20,000 का है, जिसमें मैंने 3 फंड में अपना मंथली एसआईपी चालू रखा है, जिसमें निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में है मैडम 6,000 पर मंथ और निपॉन इंडिया की लार्ज कैप में है 7,000 पर मंथ है और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 7,000 है। टोटल 20,000 पर मंथ का मैंने एसआईपी में रखा हुआ है। और पहले मतलब पिछले साल में 4 लाख रुपए तक का एसआईपी अमाउंट है मैडम मेरा। तो मैं एडिशनली 20,000 पर मंथ और करना चाहता हूँ, जिसमें पराग पायलट फ्लेक्सी कैप में और एसबीआई काउंटर में करना चाह रहा हूँ। टोटल 5 फंड रखना चाह रहा हूँ, तो बताएंगे क्या मैडम कि कैसा है? ठीक है, तो आपने सुना मोहित, जैसे इनकी फिलहाल एसआईपी चल रही है 20,000 रुपए महीने की, 20,000 और ऐड करना चाहते हैं, टोटल एसआईपी हो जाएगी 40,000 रुपए महीने की। फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू 4 लाख है, 20 साल में 2 करोड़ का टारगेट है। जैसे इन्होंने कहा 3 फंड्स इनके पास ऑलरेडी हैं, 7,000 निपॉन इंडिया लार्ज कैप, 7,000 निपॉन इंडिया मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, 6,000 निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। इसके अलावा ये 10,000 ईच डालना चाहते हैं पराग पायलट फ्लेक्सी कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा में, और ये 5 फंड्स के साथ ही अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं। तो पहले तो इनके फंड चॉइसेस पर राय और प्लस इनके गोल पर आपके सजेशंस। जी, तो रमाकांत जी देखिए, आपका पोर्टफोलियो बहुत ही उम्दा है, बहुत शानदार आपने पोर्टफोलियो बनाया और आई लाइक द कॉन्सन्ट्रेटेड बेट कि आपने बहुत ज़्यादा स्कीम्स नहीं अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं, बहुत छोटे-छोटे अमाउंट नहीं डाले हैं। और जहाँ तक आपके लक्ष्य का सवाल है, आप बहुत आसानी से 40,000 रुपए की अगर आप एसआईपी करेंगे, आपने स्टेप अप की भी बात की है, अगर आप वो करते हैं तो बड़ी आसानी से आप अपने लक्ष्य को जुटा लेंगे। 2 करोड़ की रकम नहीं, आप इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी रकम इकट्ठी कर लेंगे 40,000 रुपए की एसआईपी के साथ में। देखिए आपके पोर्टफोलियो में आपने जो नए फंड्स भी सजेस्ट किए हैं, पराग पायलट फ्लेक्सी कैप और जो भी आपने एसबीआई कॉन्ट्रा, दोनों बहुत ही उम्दा फंड है, बेहतरीन फंड है, आप वो ले सकते हैं। और अगर आप मेरी तरफ से राय चाहते हैं तो मैं आपको एक सजेशन और देना चाहूँगा कि आप कोशिश करिए एक पैसिव लार्ज कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लीजिए। यहाँ पर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं।
राइट। तो इससे क्या है, आपके पोर्टफोलियो का लार्ज कैप एलोकेशन थोड़ा फोर्टिफाई हो जाएगा। फिर आपको एक्टिव लार्ज कैप एलोकेशन की आवश्यकता नहीं है, तो वहां पर अगर आप चाहें तो अपने एक्टिव लार्ज कैप को स्टॉप कर कर एक पैसिव फंड रख लीजिए, और चाहे तो एक इन्वेस्को का लार्ज एंड मिड कैप फंड भी शामिल कर सकते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप भी बहुत बेहतरीन चॉइस है, आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल एलोकेशन भी मिलेगा, आप चाहें तो उसे भी शामिल कर सकते हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा इज अ स्लाइटली थीमेटिक कॉल, तो अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर हैं, लंबी अवधि के इन्वेस्टर हैं और थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज्यादा झेल सकते हैं, तो देन दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड चॉइस। ओके, चलिए, तो ये सलाह दी गई आपके पोर्टफोलियो को लेकर 8 करोड़ के आसपास की राशि आप इकट्ठा कर लेंगे अपने 40,000 की एसआईपी से 20 साल में, तो आप तो 2 करोड़ का लक्ष्य ही लेके चल रहे हैं, बट उससे ज़्यादा आप कमा पाएंगे। रही बात आपके पोर्टफोलियो की, लाइकली पोर्टफोलियो की, तो आपको सजेशंस दिए गए हैं किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है। आपके पास 5 फंड्स रह सकते हैं। कौन से 5 फंड्स, नोट कर लीजिए। नया पोर्टफोलियो आपका ऐसा होना चाहिए जैसे कि अभी सजेस्ट किया गया है आपको। आप रखिए अपने पास आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 10,000 डालिए, 10,000 डालिए मुतलसल मिड कैप में, इन्वेस्को लार्ज मिड कैप में 8,000, 6,000 डालिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड में। तो ये आपको सजेशन दिया गया है। तो एक निफ्टी 50 रखना है आपको और एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ही निफ्टी नेक्स्ट 50 रखना है। तो ये रहा सजेशन आपके लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले व्यूअर से बात करेंगे। विशाखा है हमारे साथ भोपाल से बातचीत करने के लिए। विशाखा नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम, मेरा सवाल ये है, मेरा एक पोर्टफोलियो है जिसमें करीबन 14 एसआईपी है, जिसका अमाउंट लगभग 22,000 है जी। मैम मेरा लक्ष्य जो है अगले 10 सालों में 2 करोड़ का है, और इस जो पोर्टफोलियो है इसमें मेरा 22,000 का एग्जिस्टिंग है, मुझे इसमें 20,000 और ऐड करना है। तो मेरा सवाल ये है कि जो मेरा इतना बढ़िया लंबा सा पोर्टफोलियो, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहूंगी और कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे गाइडेंस चाहिए। ओके, तो आपने सुना इनका सवाल, क्या सजेशन रहेगा? मोहित, 20,000 पर मंथ की एसआईपी, 10 ईयर्स में 2 करोड़ का टारगेट है इनका भी, 20,000 एडिशनल लगाना चाहती हैं। फिलहाल जो फंड्स हैं इनके पास वो इन्होंने मेंशन किए, क्या सलाह रहेगी? जी, देखिए विशाखा जी, 40,000 रुपए की एसआईपी की रकम बहुत अच्छी है आपकी, बट 10 साल की जो समय अवधि है वो थोड़ी सी कम है। आपको अपनी समय अवधि को बढ़ाना होगा अगर आपको 2 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना है तो। यहाँ पर मैंने 12% की रेट अज्यूम करी है आपके रिटर्न्स की। तो 40,000 रुपए की एसआईपी 10 साल में करीब 92 लाख रुपए के आसपास, 93 लाख रुपए के आसपास पहुंचेगी। तो आपको अपनी एसआईपी की रकम को 60,000 तक ले जाना होगा अगर 10 साल में लक्ष्य हासिल करना है, और वहां पर भी आपको 10% का स्टेप अप करना होगा। तो ये लक्ष्य या फिर समय अवधि को बढ़ाना होगा। अब जहां तक बात है आपके पोर्टफोलियो की, मुझे लगता है आपने थोड़े ज्यादा फंड अपने पोर्टफोलियो में रख लिए हैं और ओवर डाइवर्सिफाई कर दिया है कुछ कुछ कैटेगरीज में। स्पेशली मुझे लगता है कि जो थीमेटिक कैटेगरी का टेक्नोलॉजी या आईटी क्षेत्र के फंड है, वहां पर आपने 3 फंड शामिल कर लिए अपने पोर्टफोलियो में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। एसबीआई टेक्नोलॉजी, टाटा डिजिटल एंड प्रू आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी। तो एक ही क्षेत्र के, एक ही थीम के, एक ही सेक्टर के 3 फंड्स की इतनी आवश्यकता नहीं है आपके पोर्टफोलियो में, और सेक्टोरल फंड्स वैसे भी थोड़े ज्यादा रिस्की होते हैं। तो यहाँ पर आप कोशिश करें कि इससे थोड़ा कंसोलिडेट कर लीजिए। चाहे तो आप एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड को स्टॉप करके अपनी सिप्स को कंसोलिडेट कर सकते हैं। और दूसरा भी, आपने कुछ छोटे छोटे अमाउंट का सिप कर रखा, जैसे कोटक स्मॉल कैप में आपका एसआईपी सिर्फ 1,000 रुपए का है, तो उसे भी आप चाहें तो बंद कर जो दूसरा स्मॉल कैप फंड है आपके पास में, वहां पर आप अपनी रकम को बढ़ाकर उससे थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। कोशिश ये करिए कि एलोकेशंस बड़े हो, छोटे छोटे ना हो और बहुत सारे फैले हुए ना हो। कम एलोकेशन, कॉन्सेंट्रेटेड एलोकेशन हमेशा आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न देंगे, ज्यादा अच्छा वेल्थ क्रिएशन करेंगे। ज्यादा फैलाने से आपको कुछ एडिशनल डाइवर्सिफिकेशन नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जैसे आपने 2 लार्ज कैप फंड भी ले रखे हैं ब्लू चिप कैटेगरी के, तो वहां पर भी 2 लार्ज कैप फंड में बहुत ज्यादा रेप्लिकेशन है, तो उसकी आवश्यकता भी नहीं है। आप चाहें तो उन दोनों को रिप्लेस कर एक निफ्टी इंडेक्स फंड ले सकते हैं, या फिर उनमें से एक फंड को लेकर और एक आप इंडेक्स फंड से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इससे क्या है, आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा कंसाइज हो जाएगा और थोड़ा अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। ओवर डाइवर्सिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज आप अपने लक्ष्य के लिए आपको अपनी एसआईपी की रकम को थोड़ा बढ़ाना होगा। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अब बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की। अगले व्यूअर विनय ठाकुर हमारे साथ हैं, लखनऊ से बातचीत कनेक्टेड हैं, उनसे बातचीत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक रहे हैं एक क्विक ब्रेक के लिए। जल्द वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं यो मनी। मोहित गंग हमारे साथ बने हुए आप एक बार इसको आंसर करने के लिए बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स के साथ। अगले व्यूअर हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनय ठाकुर हैं लखनऊ से। विनय नमस्कार, बताइए अपना सवाल। मेरा आफ्टर रिटायरमेंट जो है मेरा कॉर्पस उतना होना चाहिए जो आपको भेजा था, वो सफिशिएंट है कि नहीं? ओके, और तो किस यानी फंड आपने में करें? जो तो जो मैं आपका सवाल समझ पाई वो ये कि आप ये बताइए, आपका जो पोर्टफोलियो है वो लमसम पोर्टफोलियो है, इसके अलावा आप मंथली एसआईपी भी करना चाहते हैं 1.25 लाख रुपए की, राइट? हाँ हाँ हाँ। ताकि 10 साल बाद आप एसडब्ल्यूपी के थ्रू आपको रेगुलर इनकम होती रहे, लगभग सालाना 25 लाख की, करेक्ट? हाँ हाँ, यानी 2 लाख रुपए महीने का एवरेज मान के चलते हैं, ठीक है? पूछ लेते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। 58 लाख इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है ऑलरेडी, जो लमसम इन्वेस्टमेंट मोहित इन्होंने की हुई है। 15 लाख पराग पर एक फ्लेक्सी कैप, 10 लाख क्वांट स्मॉल कैप, 8 लाख मेरे एसेट फोकस, मेरे एसेट मिड कैप, 7 लाख एचडीएफसी मल्टी एसेट, 6 लाख पीजीएम इंडिया मिड कैप और 4 लाख क्वांट टेक फंड। इसके अलावा इनको 1,20,000 की मंथली एसआईपी भी करनी है। 30,000 के 4 फंड इन्होंने पिक किए हैं। क्वांट एक्टिव, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी मल्टी एसेट। टारगेट है 8 करोड़ का 10 साल में, या फिर ये कहें कि 10 साल के बाद एसडब्ल्यूपी के थ्रू 2 लाख के आसपास की मंथली इनकम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो क्या सजेशंस? जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बधाई देना चाहूँगा विनय जी। आपने जिस तरह से इतने सुंदर तरीके से अपने पोर्टफोलियो को आकार दिया है, स्वरूप दिया है, वो काबिल तारीफ है। आपने बहुत अच्छी तरीके से एलोकेशंस भी की हैं और बहुत अच्छी तरह से आपने सोचा है अपने रिटायरमेंट के बारे में, काफ़ी बारीकी से सोचा है, ये देखकर साफ पता लगता है। तो देखिए, जो आपका करंट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है 58 लाख का, वो करीब 1 करोड़ 80 लाख के आसपास जमा हो जाएगा। 12% की रेट अगर मैं अज्यूम करूं अगले 10 साल के अंदर में। तो उसके बाद आप एडिशनली 1.2 लाख की एसआईपी करना चाहते हैं, तो ये जो रकम जमा होगी वो करीब 2 करोड़ 80 लाख के आसपास की वो रकम आपकी जमा हो जाएगी। इसके अलावा आपने हमें पहले से बताया था कि आपके पास में कुछ पहले के इन्वेस्टमेंट्स हैं पीपीएफ और एनपीएस में, तो वो अगर मैं 10 साल में 8% की रेट को अज्यूम करता हूं इन इन्वेस्टमेंट्स पर, तो वो करीब 1 करोड़ 90 लाख के आसपास आ जाएंगे। और आपका जो स्टॉक पोर्टफोलियो है वो भी 45 लाख रुपए का है। अब उसका स्वरूप मुझे पता नहीं है, बट मान के चलता हूं कि यहाँ पर भी आप मार्केट रेट अगर अर्न करते हैं तो करीब 1.5 करोड़ के आसपास वो भी आपका पहुंच जाएगा। तो कुल मिलाकर जो आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो करीब करीब 8-8.25 करोड़ के आसपास, 8 करोड़ 14 लाख के आसपास अगले 10 साल में आपके पास जमा हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी राशि, धनराशि आप जुटा पाएंगे अपने रिटायरमेंट के लिहाज से। अब बात रही आपके एसडब्ल्यूपी की, आपको सालाना करीब 25 लाख रुपए यानी मासिक तौर पर 2 लाख रुपए की आवश्यकता रहेगी। तो देखिए, जब भी आपका जो कॉर्पस होता है, अगर आप उस पर एक 4% का विड्रॉल रेट लेते हैं, राइट, अगर आपका 8 करोड़ रुपए का कॉर्पस जमा हो रहा है रिटायरमेंट पे और इस पर अगर मैं 4% का विड्रॉल रेट लूं, तो यानी 32 लाख रुपए आप साल के बेझिझक निकाल सकते हैं इस पोर्टफोलियो को सेफली इन्वेस्ट कर भी। सेफली का मतलब यह है कि आप उसे 50 इक्विटी 50 डेट के कॉम्बिनेशन में अगर इन्वेस्ट कर दें और इन्फ्लेशन एडजस्टिंग रिटर्न या इन्फ्लेशन के आसपास का रिटर्न अगर आप अर्न करें, तो ये पोर्टफोलियो आपको 25 से 27 साल तक की रिटायर्ड लाइफ के लिए सफिशिएंट रहेगा। और 8 करोड़ रुपए का जो आपका कॉर्पस है वो बड़ी आसानी से आपको हर साल की 25 लाख रुपए का एसडब्ल्यूपी आप उससे कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। और क्या मैथमेटिक्स रहेगी आपके एसडब्ल्यूपी से इन्वेस्टमेंट की, कितनी निकासी आपको करनी है, वो सारी बातें आपको बताई गई हैं। बात करते हैं अगले व्यूअर से। मनोज ने एक सवाल भेजा है गाजियाबाद से ईमेल के थ्रू। 32 साल इनकी उम्र है, 10,000 की एसआईपी शुरू करना चाहते हैं। जानना चाहते हैं 10,000 रुपये हर महीने कहाँ लगाएं, किन फंड्स के साथ शुरुआत करें। बताइए मोहित, क्या सजेशंस? जी देखिए, अगर ये आपकी शुरुआत है तो मेरी राय ये रहेगी कि आप इसमें से एक अच्छा एलोकेशन लार्ज कैप में लगाएं। तो यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में मैं आपको 2,500 रुपये लगाने की सलाह दूंगा। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म का एलोकेशन है, थोड़ा हाई रिस्क रिटर्न के हिसाब से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ निफ्टी यूटीआई का निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड, उसमें 2,500 रुपये की एसआईपी। ईडलवाइज का एक्टिव मिड कैप फंड 2,500 रुपये एंड बंधन का स्मॉल कैप फंड यहाँ 2,500 रुपये। ये आपके 10,000 रुपये का एलोकेशन रहेगा। थोड़ा सा लार्ज कैप डोमिनेटेड है, करीब 25% प्योर लार्ज कैप, और जो मोमेंटम फंड है वो भी थोड़ा लार्ज कैप डोमिनेटेड है, एंड बाकी सारे मार्केट कैप का इसमें मैंने एलोकेशन दिया है।
और अगर मोहित कल के दिन के लिए एलोकेशन बढ़ाना चाहें एसआईपी का, तो इन्हीं फंड्स में इंक्रीज करें या कोई नई कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं? देखिए, कोशिश करिए कि जहां तक हो सके इसी में इंक्रीज करें, और अगर आप चाहते हैं तो फिर एक अच्छा फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, और अगर एक और एलोकेशन करना है तो वो एक मल्टी एसेट फंड का होगा। उसके अलावा इन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी। ओके, तो यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड में 2500 डालिए, आईसीआईसी प्रो निफ्टी नेक्स्ट 50, एडलवाइज मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, इन 4 फंड्स को मिलाकर आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अगर आप फर्दर एलोकेशन इंक्रीज करना चाहते हैं एसआईपी अमाउंट का, तो आप फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप कैटेगरी डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं, मल्टी एसेट कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लेकिन सो फार 10,000 की एसआईपी के हिसाब से 4 फंड्स रहेंगे जिनके साथ आप अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं लॉन्ग टर्म व्यू के साथ। लेकिन टाइम टू टाइम रिव्यू करते हैं अपने पोर्टफोलियो को। अगर आप बिगनर हैं तो, लेकिन 6 महीने साल भर का समय ज़रूर दें रिव्यू करने से पहले, और एसआईपी रेगुलरली करते रहें, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए पूछ लेते हैं मोहित के भी टॉप 4 फंड्स, वो फंड्स जिनके साथ मोहित की चॉइसेस कौन सी रहेंगी, जिनके साथ आप मिलकर एक पूरा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। तो मोहित बताइए आपके टॉप 4 फंड्स कौन से हैं? जी, मेरे टॉप 4 फंड वही हैं दीपाली जी, जो मैंने अभी सजेस्ट किए थे 10,000 रुपए के एलोकेशन में। प्रू आईसीआईसीआई निफ्टी 50 या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, डिपेंडिंग की पोर्टफोलियो को आपको किस तरह का रिस्क का स्वरूप देना है। ये एक पैसिव एलोकेशन है लार्ज कैप में। यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड, ये एक फैक्टर बेस्ड पैसिव फंड है। अगेन ये हाई रिस्क हाई रिटर्न अप्रोच वालों के लिए ही सूटेबल है, और ये लॉन्ग टर्म निवेश के हिसाब से ही सूटेबल है। बहुत ही वोलेटाइल किस्म का फंड है। Edelweiss मिड कैप फंड, एक्टिव एलोकेशन मिड कैप सेक्टर में, एंड बंधन स्मॉल कैप फंड, एक्टिव एलोकेशन स्मॉल कैप क्षेत्र का। तो ये मेरे टॉप 4 पिक्स हैं। ओके, टॉप 4 पिक्स मोहित की तरफ से आईसीआईसी प्रो निफ्टी नेक्स्ट 50, यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स, एडलवाइज मिड कैप और बंधन स्मॉल कैप। चलिए शुक्रिया मोहित शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपने टॉप चॉइसेस बताने के लिए। इसी के साथ यौमनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।